बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आज हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइंसेफेलन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइंसेफेलन एंड इट इज़ कंसर्न विद लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, एल का मतलब क्या है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ कंसर्न है। बॉडी के अंदर लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, ये जो है हमारे पास कंट्रोल करता है रिसेंट मेमोरी को, ये कंट्रोल करता है इमोशंस को। ठीक है ना, और इसके अलावा बिहेवियर को, मतलब बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर जो बिहेवियर है वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर भी, ये जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके ऊपर भी जो है अफेक्ट करते हैं। कौन सा सिस्टम, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ लोकेशन। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास हाइपोथैलेमस है। अब इसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, हमने पढ़ा है इससे पहले मिड ब्रेन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो जो मिड ब्रेन है वो इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर से मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, इसके नीचे पोन, इसके नीचे मिडुला, और फिर स्पाइनल कार्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड। और यहाँ पे क्या है, सीरिबेलम, हमने पहले पढ़ा है, पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने जो डायग्राम मैंने बताया वो कम से कम आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा कि इंटीरियर पार्ट जो है मिड ब्रेन का ऊपर वाला, वहाँ से इंटीरियरली हाइपोथैलेमस शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस है, जिसमें ये स्ट्रक्चर इस तरह लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, थैलेमस, दिस इज द थैलेमस। इसके बाद जो है ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिक कियाज्म। ये क्या है, ऑप्टिक कियाज्म। ये क्या है, ऑप्टिक कियाज्म है। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिक कियाज्म। तो ये क्या है, ऑप्टिक कियाज्म है। ठीक है, नाउ हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ वो होते हैं, प्रोट्रूजन होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक जो पोस्टीरियर है वो है मेमिलरी, और जो ये फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर है। ठीक है, दिस इज द इंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर। तो ये क्या है, ऑप्टिक कियाज्म। ठीक है, ये ऑप्टिक कियाज्म है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये क्या है, थैलेमस, दिस इज थैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये जो है हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है। ठीक है ना, ये क्या है, मिड ब्रेन। बाकी तो आपको पता होगा, ये क्या है, पोन्स हैं, ये क्या है, मेडुला है, और ये क्या है, ये है सेरिबेलम। ये तो सेरिबेलम है। अब ये जो है क्या है, जो यहाँ पे प्रोट्रूजन है हाइपोथैलेमस के अंदर, दिस इज दी मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी। ठीक है, ये जो है मेमिलरी बॉडी है। ठीक है, दिस इज दी मेमिलरी बॉडी। और इंटीरियरली ये जो है क्या है, ट्यूबर साइनेरियम, दिस इज दी ट्यूबर साइनेरियम, दिस इज दी ट्यूबर साइनेरियम। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या होता है, here is the pituitary, interior and posterior pituitary and pituitary stalk that we will discuss। ठीक है ना, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है। तो हाइपोथैलेमस जो है, इट इज़ लोकेटेड इंटीरियर इंफीरियर टू थैलेमस। ठीक है, ये क्या है, थैलेमस है, दिस इज दी थैलेमस। ठीक है, ये जो है थैलेमस है, और इसके इंटीरियर और नीचे की तरफ क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसके इंटीरियर और नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। और ये जो है, इट स्टार्ट फ्रॉम द थैलेमस। ठीक है ना,
और अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है ना। मिड ब्रेन के अपर पार्ट और थैलेमस के नीचे पार्ट से जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ जब ये जाता है इस साइड पे, तो आगे की तरफ जो अपर कियाज्मा है, ऑप्टिक कियाज्मा है, वहाँ पे जो है इंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी बॉडीज और ट्यूबर साइनेरियम जो है ये स्वेलिंग है इंफीरियर टू दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। अब इसके अलावा मैं भी कुछ और चीज़ ड्रा करता हूँ, सिर्फ हाइपोथैलेमस को ड्रा करता हूँ यहाँ पे। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द लेट्स फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस। ये क्या है, मिसाल के तौर पर ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब इसके जो ये मिड ये अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। यहाँ पे एक थैलेमस हो गया, यहाँ पे दूसरा थैलेमस है, ठीक है। और ये इसके थोड़ा ऊपर है, जो मैंने पहले डायग्राम में बता दिया आपको। ये लेफ्ट साइड है, एक जो है राइट साइड है। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, ओके। तो ये जो है हाइपोथैलेमस मैंने बना दिया, ये जो मैंने बना दिया, ये आगे वाला ये यू शेप जो है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये जो है अंदर कवरिंग करता है, ये एरिया जो है, ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। इसके नीचे फिर क्या होगा, यहाँ पे मिड ब्रेन, पोन, मीडुला एंड सोहान, ठीक है ना। और दिस इज द सेरिबेलम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थर्ड वेंट्रिकल का जो इंटीरियर वाल है, ठीक है, और लेटरल जो वाल है, ठीक है ना, इंटीरियर वाल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल आर सराउंडेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ये वाले, ये जो वाल हैं, ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये जो इंटीरियर वाल है हाइपोथैलेमस का, दिस इज, लेट्स से दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो है हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। तो ये जो इंटीरियर वाल है थर्ड वेंट्रिकल का, दिस इज कवर्ड बाय द हाइपोथैलेमस, दिस इज द कवर्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके अलावा दोनों साइड से जो है आल्सो थर्ड वेंट्रिकल जो है इज फ्लोर जो है इट इज मेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो है लेटरली और नीचे की तरफ से भी जो फ्लोर हैं वो भी हाइपोथैलेमस बनाता है थर्ड वेंट्रिकल द, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज हाइपोथैलेमस, दीज आर द टू थैलेमा, यानी ये है थैलेमस, ये दूसरा थैलेमस, ये दूसरा, और ये क्या है हमारे पास, थर्ड वेंट्रिकल। इसके अलावा लेट्स फॉर एग्जांपल ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से इसमें फिर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हैं लेफ्ट पार्ट, ये जो है लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या है, राइट पार्ट है, दिस इज द राइट पार्ट, ठीक है। ये जो है फिर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है, this is, let's for example left part, so this will be the left lateral part, ठीक है। ये लेफ्ट लेटरल होगा एंड दिस विल बी दी लेफ्ट मीडियल पार्ट, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट मीडियल है, ठीक है। दिस इज राइट पार्ट, सो दिस इज द राइट लेटरल, चूँकि लेटरल साइड पे हैं। और ये जो है राइट मीडियल होगा, ठीक है। दिस इज द मीडियल पार्ट। और ये क्या है, इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल, सॉरी हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस की जनरल थोड़ी सी एनाटॉमी मैंने डिस्कस की, ठीक है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है इसके मेन काम कौन से हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, इट मेंटेन द हेमोस्टेसिस, ठीक है ना। ये हेमोस्टेसिस को जो है मेंटेन करता है,
यानी बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग का सिस्टम है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, थर्स्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। और वाटर बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी बंदे को जब थर्स्ट लगता है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करता है। किस तरह से करता है हम बात करेंगे इसके ऊपर। और वाटर के बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो है कंट्रोल करता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, the second name for anterior pituitary, and neurohypophysis is the posterior pituitary. Neurohypophysis is a part of central nervous system, but adenohypophysis is not a part of central nervous system. चूँकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसका दूसरा नाम है, ये जो है पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसलिए हम इसको न्यूरो बोलते हैं, ठीक है, यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है ना। रिलीज ऑफ हार्मोन करता है विच इज़ प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या जाते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं, विच वी विल डिस्कस, और वहाँ से फिर रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, ठीक है। इसके अलावा हैंगर को कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल जो है हर्ज, यानी हर्ज का मतलब ख्वाहिश, यू कैन से, हर्ज को कंट्रोल करता है। तो TANHATS 10 हेड्स, दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। टी मीन थर्स्ट, ए मीन हेडिनोहाइपोफाइसिस, टी मीन थर्स्ट, हे मीन एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है ना। फिर हंगर है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा टेम्परेचर है, यानी टी दो बार आ गया, एक बार टेम्परेचर और एक बार थर्स्ट। और इसके अलावा जो है सेक्सुअल जो है बिहेवियर जो है ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स एरियाज दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी वो एरिया जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है। तो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन जैसा कि OVLT, अर्गेनम मस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस के बारे में हमने जो बात की थी, ठीक है। सेंसिस चेंजेस इन द ऑस्मोलरिटी, हमने बोला था कि ये क्या है, ऑस्मोलरिट रिसेप्टर हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर ऑस्मोलरिटी में चेंजेस आ जाए तो ये क्या करता है, OVLT इसको सेंस करता है। एरिया पोस्ट्रीमा जो है, हमने क्या बोला था कि ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड इन द डर्सल मेडुला एंड रिस्पॉन्स टू इमेटिक्स, वो तमाम चीज़ें जो वोमिटिंग काज करते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी के बारे में हमने पढ़ा है। तो वो तमाम चीज़ें जो वोमिटिंग काज करते हैं उनको जो है एरिया पोस्ट्रीमा जो है रिस्पांस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियस आते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस आते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, एक है न्यूक्लियस और एक है गेंगलियन, ठीक है, गेंगलियन, ठीक है। तो गेंगलियन और न्यूक्लियस में क्या फ़र्क है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन बाहर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सेल बॉडी की कलेक्शन है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का जो कलेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेंगलियन, ठीक है। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये डिफरेंस है गेंगलियन और उसके दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान। तो न्यूक्लियस जो है कलेक्शन है, कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडीज एंड न्यूरॉन के, जो मौजूद होते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो चूँकि हाइपोथैलेमस तो डाइंसेफेलन का पार्ट है, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जो होते हैं उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लियाई जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास है लेटरल न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ न्यूक्लियस which is called as lateral nucleus, and this is present in the lateral part of the hypothalamus। जो लेटरल न्यूक्लियस है यहाँ पे मौजूद होते हैं हंगर सेंटर, ठीक है। लेटरल न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास हंगर सेंटर मौजूद होते हैं, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव लेटरल न्यूक्लियस, ठीक है, हंगर सेंटर, ठीक है ना। हंगर सेंटर मौजूद होता है इसके अंदर, ठीक है, हंगर सेंटर। तो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ हंगर सेंटर, ठीक है। तो जो लेटरल न्यूक्लियस है वहाँ पे
वी हैव अर्गन हंगर सेंटर, ठीक है, हंगर सेंटर मौजूद होता है, ठीक है, हंगर सेंटर। हंगर सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो है रिस्पांस करता है किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को, ठीक है, जो आपको हैंग्री बनाता है, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो आपको भूखा बनाता है उसको रिस्पांस देता है हंगर सेंटर, ठीक है ना। हंगर सेंटर के साथ साथ एक और सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटाइटी सेंटर। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द हंगर सेंटर इन द लेटरल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये जो है वेंट्रोमीडियल साइड पे होता है एक और सेंटर विच इज कॉल्ड एज सेटाइटी सेंटर, ठीक है। ऑन द अदर पार्ट वी हैव वेंट्रोमीडियल पार्ट, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सेटाइटी सेंटर, ये क्या है, सेटाइटी सेंटर है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द सेटाइटी सेंटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब लेट फॉर एग्जांपल सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी का मतलब क्या है कि आपका भूख जब आप खाते हैं ना, तो आप जब फील करते हैं कि मैं भरा हूँ, तो इसको सेटाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम खाते हैं तो सेटाइटी सेंटर, हम जब फुल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो हमारा जो सेटाइटी सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब हम फुल हो जाते हैं तो ये फुलनेस जो है एक्टिवेट करता है सेटाइटी सेंटर को, ठीक है। ये सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये सेटाइटी सेंटर फिर क्या करता है, ये इनहिबिट करता है हंगर सेंटर को, ठीक है। ये क्या है, हंगर सेंटर है, ठीक है, ये हंगर सेंटर है, ठीक है ना। दिस इज हंगर सेंटर। तो सेटाइटी सेंटर जो है ये एक्टिवेट जब हो जाते हैं, जब हम फुल हो जाते हैं, तो ये हंगर सेंटर को, ये क्या है, सेटाइटी सेंटर। तो हंगर सेंटर को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा सेंटर भी होता है, ठीक है, विच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज दी हैंगर सेंटर। ये क्या है, ये है हैंगर सेंटर, दिस इज दी हैंगर। एक है हंगर, ये है हैंगर सेंटर, ठीक है ना। ये गुस्से वाला सेंटर है, ठीक है, हैंगर सेंटर है। अब लेट्स फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, खाना नहीं खाया है, वी आर हंग्री, हमने खाना नहीं खाया है, तो सेटाइटी सेंटर जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, हंगर सेंटर जो है ये एक्टिव हो जाते हैं। जब हंगर सेंटर एक्टिव हो जाता है तो ये हंगर सेंटर जो है ये हैंगर सेंटर को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो हैंगर सेंटर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी हम भूखे होते हैं तो हम गुस्सा भी होते हैं, इसका वजह ये है। तो जब हम फुल होते हैं तो सेटाइटी सेंटर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें सेटाइटी काज हो जाती है, यानी फुलनेस ऑफ स्टोमिक काज हो जाती है, हमें सेंसेशन आती है कि आप फुल हो। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटाइटी, ठीक है। तो जो सेटाइटी जब एक्टिवेट होगा तो हंगर सेंटर क्या होगा, इनहिबिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं खाया है तो सेटाइटी सेंटर हमारे पास इनहिबिट होगा और फिर हंगर सेंटर एक्टिवेट होगा। ये हंगर सेंटर जो है ये हैंगर सेंटर को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम डिफ्यूज न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये डिफ्यूज न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम भूखे होते हैं तो हैंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और साथ साथ ये डिफ्यूज न्यूरॉन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी करते हैं। तो जब भी हम भूखे होते हैं, ठीक है, तो हम गुस्सा होते हैं और सिंपैथेटिक एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लेटरल न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, दिस काज हंगर, ठीक है, हंगर काज करता है। एंड दिस आर स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन। तो जब हम कुछ नहीं खाते तो ग्रेलिन हार्मोन है जो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और ये हंगर सेंटर को एक्टिवेट करता है। जब हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो वो हैंगर सेंटर को भी एक्टिवेट करता है, सेटाइटी सेंटर को डिप्रेस करता है और डिफ्यूज न्यूरॉन को डिप्रेस करता है। तो फिर क्या होता है, गुस्सा भी होगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय द लेप्टिन। लेप्टिन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो सेटाइटी जो हमारे पास हंगर सेंटर को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है ना। फिर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है इसको इसके साथ पढ़ते हैं। जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये क्या है, सेटाइटी काज करते हैं, ठीक है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इट इज़ अ प्रेजेंट, यानी एक सेटाइटी सेंटर है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सेटाइटी सेंटर लिखा था वो असल में क्या था, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। सेटाइटी सेंटर और हंगर सेंटर अपोजिट होते हैं, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाई लेप्टिन।
लेट्स फॉर एग्जांपल लेप्टिन रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये लेप्टिन क्या करता है, ये हंगर सेंट्रल या लेटरल न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है, ठीक है। लेप्टिन जो है हंगर सेंट्रल या लेटरल न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है, ठीक है। और सेटाइटी सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो जब हम फुल हो जाते हैं तो लेप्टिन जो है वो रिलीज हो जाता है, और ये लेप्टिन जो है सेटाइटी सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और लेटरल न्यूक्लियस यानी हंगर सेंटर को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, लेटरल न्यूक्लियस में अगर फॉर एग्जांपल ये हंगर सेंटर है, ठीक है ना, लेटरल इंजरी हो जाए, तो अगर हमारे पास लेटरल इंजरी हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेटरल न्यूक्लियस, तो आपको क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोरेक्सिया होगा। ले फॉर एग्जांपल अगर लेटरल जो पार्ट है एपिथेलेमस का, वो भूख का कास करता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास इंजरी हो जाए तो भूख नहीं लगेगा ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज अ लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है ना, एपिटाइट का कम हो जाना, लॉस हो जाना। और फेलियर टू थ्राइव, इन्फेंट के अंदर अगर लेटरल न्यूक्लियस जो है एपिथेलेमस का डैमेज हो जाए तो उनको क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव, यानी वो बच्चे पैदा बढ़ना नहीं पाएंगे, ठीक है। वो बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो उनको भूख नहीं लगेगी, उन बच्चों को भूख नहीं लगेगी। तो अगर उन बच्चों को भूख नहीं लगेगी तो वो ग्रोथ सही तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। ये अक्सर इन्फेंट्स में होता है, ठीक है ना। तो ये तब होगा जब लेटरल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस इज डैमेज, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रक्शन का है, ठीक है, यानी इसके साथ क्लिनिकल कोरिलेशन है। अब ये क्या है, हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, जिसको हमने बोला सेटेटी सेंटर, ये वो सेंटर है जो बंदे को कहते हैं कि तुम फुल हो बाकी मत खाओ, ठीक है। और ये तब एक्टिवेट हो जाता है जब हम ज़्यादा खाते हैं और लेप्टिन प्रोड्यूस होता है। अगर खुदा न खास्ता क्या होगा, ये जो है डैमेज हो गया तो क्या होगा, तुम खाओगे लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं फुल हूँ, तो तुम क्या होगे, ओबीज होगे। तो जो लोग, जो पेशेंट में क्या होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हिपोथैलेमस इज डैमेज, तो उनमें क्या होता है, ज़्यादा खाते हैं, उनको ये सेटाइटी नहीं लगती, फीलिंग नहीं आती कि तुम फुल हो, तो उनको क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। वेंट्रोमीडियल इंजरी मेक यू वेरी मैसिव, यानी वेंट्रो वी मीन मेक यू वेरी मैसिव मतलब वो बीज बनाता है, यानी अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि क्रीनियो फेरिंजियोमा में हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होता है, ये एक ट्यूमर है, तो इसमें हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है, और अगर इसका मेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो इसको क्या होगा, हाइपरफीजिया। हाइपरफीजिया का मतलब क्या है, ज़्यादा खाना, ठीक है, एक्सेसिव, एक्सेसिव ईटिंग, बंदा जो है ज़्यादा खाता है क्योंकि उसको फील नहीं आता कि मैं भर गया हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस है, इंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर न्यूक्लियस है, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल का हाइपोथैलेमस। इसका जो काम है वो क्या है, कूलिंग, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जिसका ये कौन सा न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस के अंदर जो ये रोल अदा करता है, तो हम कहेंगे इंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। So when the external temperature rises, ठीक है, the interior nucleus do not let rise the body temperature. This is mean that it cause the cooling, ठीक है ना। लेट्स फॉर एग्जांपल कौन से मैकेनिज्म है कि जिसके ज़रिए से ये मेन, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, इफ़ एक्सटर्नल टेम्परेचर इज राइज, ठीक है ना, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर हमारे पास क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो बॉडी क्या करता है, तो इंटीरियर न्यूक्लियस जो हैं ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इंटीरियर न्यूक्लियस जो है एक्टिवेट हो जाता है, ये कहाँ पे होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड। जब इंटीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है सेंसेशन भेजते हैं, ठीक है, मोटर सेंसेशन भेजते हैं स्वीट ग्लैंड को, ठीक है, स्वीट ग्लैंड का, और स्वीटिंग हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, स्किन का जो ब्लड वेसल हैं वो स्किन वेजो डायलेशन, ठीक है, स्किन के जो ब्लड वेसल हैं वो क्या हो जाते हैं, वेजो डायलेट हो जाते हैं। तो ये दोनों जो मैकेनिज़्म हैं ये क्या हैं, इन दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए से
ब्लड जो है वो सॉरी ईट जो है वो ईट लॉस हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे मैकेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, ईट इज लास्ट, ठीक है, ईट जो है लास्ट हो जाती है, ठीक है। यानी ईट का इसका मतलब क्या है कि हीट जो है ज़्यादा नहीं हो जाता। तो ये बात रखें, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, इंटीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, स्वीटिंग काज करता है बाय सेंडिंग सिग्नल टू द स्वीट ग्लैंड एंड आल्सो काज स्किन ब्लड वेसल वेजो डायलेशन, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड जो है स्किन के ब्लड वेसल में फ्लो होता है और ब्लड जब ज़्यादा होता है तो वहाँ से लॉस ऑफ हीट हो जाता है, ठीक है, और हीट जो है लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह मैकेनिज्म है इसका। इसके अलावा जो है ये पैरासिम्पैथेटिक रोल भी अदा करता है, ठीक है, इट आल्सो प्ले अ रोल एज अ पैरासिम्पैथेटिक। यानी पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी हार्ट रेट जो है ये डिक्रीज़ करने में रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है डिफिकेशन जो है इंक्रीज डिफिकेशन, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक है ना। तो जब हमें पता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन जेटिव एक्टिविटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। मैच्योरेशन जो है ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होगा हमारे पास, हार्ट रेट जो है कम होगा, ठीक है, हार्ट रेट जो है हमारे पास कम होगा, प्यूपल का साइज जो है वो कम होगा, प्यूपल साइज दिस विल बी डिक्रीज। तो ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इंटीरियर न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अगर इंटीरियर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, इफ इट इज़ डैमेज, ठीक है ना, अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, हाइपरथर्मी, यानी बॉडी जो है मेंटेन नहीं करेगा अपने टेम्परेचर को, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से, ठीक है। तो हाइपरथर्मिया विल हैपन इफ इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस इज डैमेज्ड। इसके अलावा जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है तकरीबन इंटीरियर न्यूक्लियस के अपोजिट है, तो ये क्या करते हैं, ईटिंग जो है काज करते हैं, ठीक है, ईटिंग और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है तो ये ईटिंग काज करते हैं, ठीक है। यानी ये जिस तरह मैंने ये मैकेनिज्म बता दिया, ये स्वीटिंग को डिक्रीज करेगा और स्किन के वेजुलाइजेशन को कम करेगा, ठीक है, तो बॉडी के अंदर ईट जो है स्टोर होगा। इसके अलावा सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, काज करेगा, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ विल हैपन। तो ये हार्ट स्पॉट्स से आप याद रखते हैं कि जो हार्ट हैं यानी हीट जो है इट इज़ पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज़ कंट्रोल डन बाय हीटिंग इज डन बाय पोस्टीरियर न्यूक्लियस। इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस है, सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस। सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस जो है ये सर्कीडियम रिदम को कंट्रोल करते हैं, यानी हम सुबह रात को जो सोते हैं उठते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कीडियम रिदम, एंड दैट इज कंट्रोल बाय सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राchiasmatic इज सन सेंसिंग न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये निमोनिक है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देन वी हैव सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास क्या करता है, दिस एक्टिव प्रोड्यूस सिंथेसाइज एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये जो है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है एक ऑक्सीटोसिन को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एडीएच जो है फिर क्या होता है, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये एडीएच को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर, और ये बेचते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एडीएच को प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं फिर एडीएच, ठीक है ना, एडीएच। तो जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये क्या करता है, एडीएच क्या करता है, व्हेन बॉडी नीड एडीएच गो टू दी नेफ्रॉन, ठीक है ना, और वहाँ पे क्या करता है, डिस्टल पार्ट में वाटर को री एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब बॉडी को पानी की कमी होती है तो फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच को क्या करता है, रिलीज करता है जो इंटीरियर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, ठीक है ना। एडीएच जो है क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, ब्लड के ज़रिए से जाता है डिस्टल
नेफ्रॉन को, ठीक है ना, डिस्टल नेफ्रॉन को जाता है, ठीक है ना। डिस्टल नेफ्रॉन में ये जो है वाटर का रिअब्जॉर्प्शन जो है करता है और बॉडी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस तरह ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन जो है ये भी हमारे पास क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। दिस इज द, लेट्स से फॉर एग्जांपल पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है ना, दिस इज द this nucleus paraventricular nucleus. So this nucleus, this is the paraventricular nucleus. This produce oxytocin and this is the name is paraventricular nucleus, ठीक है। this oxytocin also go to the posterior pituitary, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैं, ठीक है। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऑक्सीटोसिन एंड व्हेन बॉडी नीड इट गो टू दी, लेट फॉर एग्जांपल यूट्रस, यूट्रस में जाता है ऑक्सीटोसिन, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन जो है रोल अदा करता है, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में। इसके अलावा मिल्क एजेक्शन, जब बच्चा ब्रीस्ट को सक करता है तो सकिंग की वजह से जो रिफ्लेक्स होता है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है और फिर जो है ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का कहते हैं। दूध प्रोडक्शन जो है प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन इजेक्शन जो है वो काम किसका है, वो है ऑक्सीटोसिन का। इट इज़ मिल्क इजेक्शन डन बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारे पास क्या है, प्री एंड पोस्ट ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर कैरिड बाय न्यूरोफाइजिन, यानी अब एडीएच और ऑक्सीटोसिन के साथ हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता है ना, वो क्या होता है, न्यूरोफाइजिन होते हैं, यानी वो उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर दीज हार्मोन आर स्टोर्ड एंड देन रिलीज व्हेन दे आर नीडेड बाय द बॉडी। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है। देन वी हैव प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस फंक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये रिलीज करता है GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। अब ये क्या है, अगर फेलियर ऑफ GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन टू माइग्रेट फ्रॉम ओल्फैक्टरी पिट दैट इज कॉल्ड एज कॉलमन सिंड्रोम अकर, ठीक है। तो जब हमारे पास GnRH प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है, न्यूरॉन्स जो हैं वो नहीं होंगे डेवलपमेंट के दौरान, वो एब्सेंट होंगी, इसकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी तो कॉलमन सिंड्रोम होगा। तो कॉलमन सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज़ अ इनकम्प्लीट यानी नो डेवलपमेंट ऑफ दोज न्यूरॉन विच प्रोड्यूस दी GnRH। कॉलमन सिंड्रोम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। कॉलमन सिंड्रोम में क्या होता है कि GnRH रिलीजिंग जो न्यूरॉन हैं वो क्या होते हैं, उसका माइग्रेशन जो होता है डिफेक्टिव हो जाते हैं फ्रॉम ओल्फैक्टरी बल्ब से, ठीक है ना, अप टू द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी न्यूक्लियस। सो फिर क्या होगा, GnRH का सिक्रीशन डिस्टर्ब होगा, ओल्फैक्टरी जो बल्ब्स हैं उसकी अंडर डेवलपमेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज GnRH, ठीक है ना, वजह से FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो फिर मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है कम होगा और फीमेल में एस्ट्रोजन जो है वो कम होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या है, कॉलमन सिंड्रोम है। बाकी जब हम इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जो है करेंगे, ठीक है।